वेलकम टू आई एस टॉपर्स फ्रेंड्स। हम प्रीलिम्स 2020 के लिए इंडियन इकोनॉमी के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक स्टिमुलस फोर्थ। ये फोर्थ ट्रांस ऑफ अनाउंसमेंट है, या आप बोल सकते हैं फोर्थ फेज़ जो है अनाउंसमेंट का, जो कि निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अंडर आत्मनिर्भर भारत, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था, तो उस स्कीम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ये फोर्थ फेज़ का अनाउंसमेंट है। तो ये जो अनाउंसमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन 8 क्रिटिकल सेक्टर्स। रिफॉर्म्स लाए जाएंगे जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं, और ये कौन से सेक्टर्स हैं? कोल, मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, स्पेस सेक्टर्स एंड एटॉमिक एनर्जी। लेट्स सी व्हाट वर द की अनाउंसमेंट। की अनाउंसमेंट ये है कि जो कमर्शियल माइनिंग है कोल की, वो अब रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज़्म के तहत की जाएगी, और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है माइनिंग में वो ख़त्म हो जाएगी। अभी जो करंट मेथड है कमर्शियल माइनिंग के अंदर वो है फिक्स्ड रुपी पर टन के हिसाब से जो मेथड है, मैकेनिज़्म, उसके अंदर कोल माइनिंग होती है। कोल गैसिफिकेशन या जो लिक्विफिकेशन है जिसका प्रोसेस है, उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा एक मॉडल के तहत। उस मॉडल का नाम है पार्शियल रिफंड इन रेवेन्यू शेयर। इसके जो रेवेन्यू होगी उसको पार्शियली रिफंड किया जाएगा, ताकि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम किया जाएगा। कोल गैसिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस विच लेसन्स द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ बैड इम्पैक्ट जो होती है इस प्रोसेस की, उसको कम करेगा। जो कोल गैसिफिकेशन, उसके बारे में हम समझते हैं। इट इज़ लाइक ऑक्सीजन को है वो पंप किया जाता है एक स्टीम के थ्रू, एक बोरहोल में। बोरहोल पतली सी होती है, स्टीम के थ्रू ऑक्सीजन को यहाँ पंप किया जाता है, और उसके बाद जो एक स्मॉल और कंट्रोल्ड वे में वहाँ अंदर जो है वो कंबशन को, या फिर एक कंबशन इज़ द एक्ट ऑफ पुटिंग फायर, या फिर कुछ जलाने का जो प्रोसेस उसको बोलते हैं, तो वो प्रोसेस शुरू होती है। उसको कोल गैसिफिकेशन या फिर लिक्विफिकेशन बोलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का टारगेट है 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन का बाई 2023-24, मतलब 2023 या 24 तक कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 बिलियन टन के कोल प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। तो ये जो 50,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट कोल इंडिया लिमिटेड में करेगी, ताकि उसका ये टारगेट है वो अचीव हो सके। कोल पेड मीथेन एक्सट्रैक्शन राइट्स जो हैं वो अब कोल इंडिया लिमिटेड के जो है वो उससे ऑक्शन किए जाएंगे। मतलब जो CIL कोल माइंस के पास अभी तक ये एक्सट्रैक्शन राइट्स होते थे, जो कि अब ऑक्शन किए जाएंगे फॉर अदर प्लेयर्स। मिनरल के सेक्टर में ये जो रिफॉर्म्स आएगा वो है कि एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रिज़ाइन जो है वो स्टार्ट की जाएगी। मतलब ये जो 3 प्रोसेस है, एक्सप्लोर करना, माइन करना और उसके बाद फिर प्रोड्यूस करना, ये अभी अलग अलग फेज़ में होता है, जिसको अब कॉम्पोजिट तरीके से एक ही बार में ये किया जाएगा। बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स जो है उनका जो जॉइंट ऑक्शन है वो किया जाएगा। जॉइंट ऑक्शन मतलब अभी अलग अलग बॉक्साइट के अगर जो ब्लॉक्स होते हैं या सोर्स होती है उसको अलग से ऑक्शन किया जाता है, कोल को अलग से किया जाता है। ये जॉइंट ऑक्शन किस लिए करेंगे? ताकि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ सके। क्यों? क्योंकि एक ही बार जब अगर ऑक्शन हो जाएगी तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम बनाने का। 500 माइनिंग ब्लॉक जो है वो ओपन ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है वो ऑफ़र किए जाएंगे। 500 माइनिंग ब्लॉक्स तुरंत ऑक्शन किए जाएंगे फ्रॉम विच मेथड? ओपन ऑक्शन प्रोसेस के तहत। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस का जो डिस्टिंक्शन है अभी, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स है वो हम जाते हैं। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जिनको हम कॉमनली डिस्कॉम्स के नाम से जानते हैं, और ये डिस्कॉम्स यूनियन टेरिटरीज़ की, वो उनको प्राइवेट किया जाएगा न्यू टैरिफ पॉलिसी के समकक्ष करके। मतलब न्यू टैरिफ पॉलिसीज़ जो हैं वो शुरू की गई हैं, तो उसके तहत ही ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम्स हैं यूनियन टेरिटरीज़ की, उनको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा।
ये ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जो पावर सेक्टर है पूरी यूनियन टेरिटरीज़ की, उसमें एफिशिएंसी जो है वो लाई जा सके। डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो वैसे वेपन्स या फिर वैसे प्लेटफॉर्म्स को नोटिफाई करेगी जिसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये क्लियर किया जाएगा कि कौन से वेपन्स या कौन से डिफेंस प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो FDI लिमिट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटिक रूट से जो FDI लिमिट है डिफेंस सेक्टर में, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ऑटोमेटिक रूट से, जिसके लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो 49% था, जिसको बढ़ा के अब 74% कर दिया गया है। आप देखिए 74 कर दिया गया है, पहले ये कितना था 49। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, जो प्रोक्योरमेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस था वो बहुत लेट लतीफ़ चलती है, आपको पता है इंडिया में। तो उसको अब टाइम बाउंड किया जाएगा कि भाई एक फ़िक्स्ड पीरियड में जो है ये इंपोर्ट या फिर ये जो वेपन्स है वो हमारे कंट्री में आ जानी चाहिए। वो एक उसकी टाइम जो है वो एक फिक्स्ड रहेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसकी कॉर्पोरेटाइजेशन की जाएगी, मतलब उसको कॉर्पोरेट सेक्टर एक तरह से कहा जाए तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसको काफ़ी फॉर्मल कॉर्पोरेट लाइन में किया जाएगा। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्चुअली 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, और इनका जो मेन काम है वो प्रोडक्शन से लेके, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं, तो प्रोडक्शन से लेके वो कहाँ तक जाता है, वो डेवलपमेंट और मार्केटिंग जो लास्ट स्टेप होती है, ये सारे स्टेप्स की जो जिम्मेदारी होती है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास होती है। तो इसकी जो है वो कॉर्पोरेटाइजेशन जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट के लाइन लेंथ में उन्हें रन किया जाएगा। नेक्स्ट है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन क्या है, जो इंडियन एयर स्पेस है उसकी जो अभी रेस्ट्रिक्शन है कुछ की, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको अब काफ़ी ईज़ मिलेगी, मतलब ईज़ी किया जाएगा उन रेस्ट्रिक्शन को, क्योंकि जो सिविलियन फ्लाइंग है वो और एफिशिएंट बने। कहने का मतलब है जो सिविल एयरलाइंस है लाइक एयर इंडिया, तो उनको अभी इंडियन एयर स्पेस जो हमारी है उनको रेस्ट्रिक्ट है, यूज़ करना नहीं है बहुत सारे मैटर्स में, तो अब उसको उस रेस्ट्रिक्शन को भी कम कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब AAI जो है उसने 6 बिड आई थी, उसमें से 3 एयरपोर्ट को जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे डेवलप ऑपरेशन या मेंटेन करने के लिए जो है वो अप्रूवल दे दी है। इकोनॉमिक स्टिमुलस फोर्थ जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट कंपोनेंट रिपेयर्स और उसके मेंटेनेंस के लिए, जो एयरक्राफ्ट जितनी भी एयरलाइंस है हमारी उसकी रिपेयर्स भी होती है, उसकी मेंटेनेंस भी होती है टाइम टू टाइम, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए है जो 2000 करोड़ का फंड है वो 3 साल में यूज़ करने के लिए दिया है। और ये जो फंड था पहले वो 800 करोड़ का था, जिसको बढ़ा के 2000 किया गया है, ताकि जो इंडिया है वो मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ऑपरेशंस हब बन सके। मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ऑपरेशंस हब। अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं ये समझते हैं। अब वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम जो है 8100 करोड़ की, किसके लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए उसको रीवैम्प किया है, मतलब फिर से रीडिज़ाइन किया है, फिर से रीस्ट्रक्चर किया है। अब ये जो VGF है वो क्या होती है, ये एक वन टाइम ग्रांट है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उनके कैपिटल के लिए वन टाइम ग्रांट होती है, ताकि और कौन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किस बेसिस पे ये प्रोजेक्ट चूज़ किए जाते हैं, जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है लेकिन उनके पास जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है वो बहुत लो होती है, मतलब दे हैव द पोटेंशियल टू मेक प्रॉफिट बट उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो अच्छे से रन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है उसको रीवैम्प किया है गवर्नमेंट ने, ताकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ सके। और इसमें जो रिस्ट्रक्चर ये रीवैम्प हुई है वो ये हुई है कि जो करंट 20% जो अभी उसकी लिमिट थी उसको इंक्रीज़ करके 30%
कर दिया गया है। टोटल जो एक प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट आता है उसके अंदर उन्होंने अमाउंट को 10% बढ़ा दिया है ये फंडिंग का। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टिमुलस फिफ्थ, दिस इज द फाइनल ट्रांस, फिफ्थ ट्रांस ऑफ इकोनॉमिक पैकेज अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये फिफ्थ फेज था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का। उन्होंने 5वें दिन आके ये जो फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज है वो अनाउंस किया था। हम देखते हैं किस किस सेक्टर के लिए, मनरेगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीएसयूज, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से रिलेटेड सेक्टर्स में यहाँ रिफॉर्म लाने की बात की है। अनाउंसमेंट्स क्या थे? मनरेगा के अंदर ये था कि एडिशनल फंडिंग वहाँ दी जाएगी 40,000 करोड़ की। जो बजटरी एस्टिमेट है गवर्नमेंट का भी करंट, उसके ऊपर 40,000, मतलब ये टोटल अमाउंट नहीं है 40,000 करोड़, उसके ऊपर जितना अनाउंस हो चुका है उसके ऊपर 40,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट मनरेगा सेक्टर को देगी। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न हो रहे हैं कोविड-19 में अपने घर की तरफ, उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और उनको काम मिल पाएगा। हेल्थ में ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश करेगी हेल्थ में, और ये फर्म है, डिटरमिन्ड है कि इसको बढ़ाया ही जाएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल्स बनेंगी, बल्कि सभी ब्लॉक लेवल में पब्लिक हेल्थ लैब्स भी सेटअप होंगे। एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ लॉन्च किया जाएगा काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा। किस लिए? रिसर्च को इनकरेज करने के लिए। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जो है उसकी एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन होगी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर। ये ऑलरेडी रन कर रही है करंट, उसके अंदर जो है वो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट है, उसको बनाया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। पार्टनरिंग विद सिटीजन्स, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सिटीजन्स और बाकी नर्सेज से लेके अदर स्टाफ, उनके अंदर एक हेल्थ इकोसिस्टम है उसको क्रिएट करने की बात होती है, जहाँ पर हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजी डॉक्टर, इन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC रिफॉर्म्स के तहत क्या है कि जो कोविड रिलेटेड डेट है उसको डिफ़ॉल्ट के अंदर अब जो है वो कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। मतलब कोविड फेज़ में किसी का अगर डेट हो गया है किसी भी बैंक का, तो उस डेट को अभी डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है वो बैंक काउंट नहीं करेगी किसी भी पर्सन का। या फिर जो फ्रेश इंसॉल्वेंसी आ रही है, मतलब कोई इंसान अगर पैसे नहीं वापस कर पा रहा है ये कोविड-19 के फेज़ में, तो उसको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जाएगा। और जो 1 लाख थी पहले मिनिमम थ्रेशोल्ड, जिसके तहत जो है किसी भी इंसान को इंसॉल्वेंट करार दिया जाता था या ऑर्गेनाइजेशन को, अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। मतलब 1 लाख तक नहीं, जिनका 1 करोड़ तक पैसा नहीं आएगा वो अब डिफ़ॉल्ट कहलाएंगे। अब कंपनीज़ एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए क्या किया है कि जो माइनर डिफ़ॉल्ट्स थे जिनको पहले वॉयलेशन समझा जाता था कंपनीज़ एक्ट के अंदर, जैसे जो कॉरपोरेट सोशल रिपोर्टिंग के अंदर शॉर्टकमिंग्स आती थी, या फिर बोर्ड रिपोर्ट की इनएडिक्वेसीज थी कि वो ठीक से नहीं आ रही है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो इन सारे छोटे मोटे चीज़ों को जो वॉयलेशन की जो कैटेगरी है कंपनीज़ की वॉयलेशन के अंदर, उसको हटा दिया गया है ताकि जो कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स हैं इनका बर्डन कम हो। अब कैसे बर्डन कम होगा? ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स में क्या होता था कि ये कंपनीज़ अगर वॉयलेट किया है उन्होंने कुछ टर्म्स इन सारे छोटी मोटी बातों में, तो उनका केस यहाँ चल रहा होगा। तो अगर इनको वॉयलेशन कैटेगरी में ही नहीं रखा जाएगा तो वो इलीगल नहीं होगा। तो इसमें जो सारे केसेस थे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो जो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स का बर्डन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को 2016 का एक कुछ टाइमलाइन जैसा है, हम देखते हैं क्यों लाया गया इसको। टू स्पीड अप द रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स इन द कंट्री, जो बैंक्स के ऊपर स्ट्रेस एसेट्स, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का स्ट्रेस आ गया था, उसको रिजॉल्व कर सके। किन के ऊपर ये लागू होता है? इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, LLPs, कॉरपोरेट्स, मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका ही पैसा अगर वो डिफ़ॉल्टर बन रहा है ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल भी डिफ़ॉल्टर बन सकते हैं, सो उनके ऊपर भी ये कोड लागू होती है।
ये कैसी अथॉरिटी है जो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन को 180 दिन के अंदर जो है वो देखेगी और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। और फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी है जिसके अंदर जो एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिजोल्यूशन 90 डेज़ के अंदर मिल जाएगा। सो ये सारी ये एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का एक नॉर्मल बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर है कि ये कैसे काम करता है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग जो रिफॉर्म्स हैं वो लेकर आए हैं। सबसे पहले कोविड-19 के चलते जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है वो बंद हो गई हैं, इसके लिए उन्होंने इमीडिएट लॉन्च करने की बात की है। किसकी? PM ई विद्या की, मतलब ई विद्या, इलेक्ट्रॉनिक विद्या। जो विद्या इसमें क्या होगा, जो डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन को बच्चे एक्सेस कर सकेंगे, और वो भी मल्टी मोड, मतलब सिर्फ एक मोड के थ्रू नहीं, मल्टी मोड, मोबाइल, कंप्यूटर, सभी से PM ई विद्या स्कीम को जो है वो बच्चे एक्सेस कर सकेंगे। अब इस PM ई विद्या के अंदर भी उनका जो सब कैटेगरी कुछ प्रोग्राम्स है वो ये है कि उसके अंदर एक दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च की जाएगी जो कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी फॉर ई कंटेंट ऑफ व्हाट, स्कूल एंड स्कूल के जो कंटेंट होते हैं बच्चों के लिए वो प्रोवाइड की जाएगी। और जो QR कोड उसमें एक इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट रहेगा जहाँ से जो बच्चे हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल की जाएंगी हर एक ग्रेड्स के लिए, हर एक क्लासेस के लिए। तो ये दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होंगी। जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाएगी बाय May 30, ऐसा लिखा है। तो अभी तक वो सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो शुरू कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो स्वयं स्कीम है। स्वयं प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, पहले तो फुल फॉर्म जानते हैं इसका, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, मतलब स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग। ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसके तहत जो है वो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी फॉर 9 to 12 स्टैंडर्ड, और उसके ऊपर हायर एजुकेशन, मतलब 12 से ऊपर जो हायर एजुकेशन है उनके अंदर जो है ऑनलाइन कोर्सेज स्वयं प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अब एक TV चैनल जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए शुरू किया जाएगा, जो कि 1 क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए उसमें पढ़ाई वाली चीज़ें प्रोग्राम्स चलेंगे। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट, इनका एक्सटेंसिव रूप से जो इस्तेमाल है वो गवर्नमेंट करेगी ताकि जो गांव देहात के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके बिना स्कूल जाए ही। शिक्षा वाणी नाम की पॉडकास्ट शुरू की जाएगी जिसमें 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के जो बच्चों के वेरियस सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ऑडियो कंटेंट अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन बच्चों के लिए भी ई कंटेंट लाने की बात कही है। मनोदर्पण जो है वो बच्चों के मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग रिलेटेड जो सपोर्ट है वो स्टूडेंट साथ साथ टीचर्स और उनकी फैमिलीज, स्टूडेंट की फैमिलीज, उनको भी मिलेगी। तो उसके लिए इमीडिएटली लॉन्च की जाएगी कौन सा प्लेटफॉर्म, मनोदर्पण। और जो स्कूल के फ्रेमवर्क है अभी, करिकुलम फ्रेमवर्क या पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, तो उनको भी चेंज करके न्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो बनाई जाएगी। नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन जो है वो हर एक वो ये इंश्योर करेगा, ये मिशन, कि जो हर एक बच्चा है ग्रेड 5 तक वो लर्निंग लेवल्स जो है वो और आउटकम जो उसका है, लर्न जो कर रहा है उसके लिए क्या आउटकम वो दे पा रहा है। तो ये जो चीज़ है वो अंडर ग्रेड 5 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये मिशन काम करेगी 2025 तक, और बाय दिसंबर 2020। बिजनेस को करने के लिए जो इजी स्टेप्स है उसको इजी बनाने के लिए क्या रिफॉर्म्स ला रही है गवर्नमेंट, उन्होंने लिखा है कि इंडियन पब्लिक कंपनीज़ हैं उनके जो सिक्योरिटीज़ है उनको डायरेक्ट लिस्टिंग किया जाएगा इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन, मतलब आउट ऑफ इंडिया। जो पहले अवेलेबल नहीं था, वो लोग डायरेक्टली अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट नहीं कर सकते थे। ये इंडियन पब्लिक कंपनीज़ की बात कर रहे हैं हम। प्राइवेट कंपनीज़ जो NCD लिस्ट करते हैं, NCD क्या होती है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो अब लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर नहीं आएंगी।
मतलब जो कंपनीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को जो लिस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उनको अब लिस्टेड कंपनीज नहीं माना जाएगा। सब हम समझते हैं कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। ये डिबेंचर्स वैसे होते हैं, ये डिबेंचर्स वैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको ना ही इक्विटी या फिर शेयर्स में जो है वो बदला जा सकता है, तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं इक्विटी में। इक्विटी शेयर्स में डिबेंचर्स कान बी कन्वर्टेड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जो प्रोविजंस हैं पार्ट 9 थे प्रोड्यूसर कंपनीज के, उसको कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। दिस इज़ वेरी माइन्यूट डिटेल, इसलिए ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने डाल दिया। जो स्मॉल कंपनीज या फिर 1 पर्सन कंपनीज हैं, प्रोड्यूसर कंपनीज या स्टार्टअप्स हैं, उनके जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उनके लिए अब जो पेनल्टीज़ होंगी उसको भी कम कर दिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल मतलब NCLAT जो हम NCLAT बोलते हैं, उनको एडिशनल या फिर स्पेशलाइज्ड बेंचेस क्रिएट या इस्टेब्लिश करने की अब अथॉरिटी या पावर होगी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी PSE पॉलिसी के अंदर क्या है, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिस्ट है उसमें PSEs मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नोटिफाई किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक एंटरप्राइज एटलीस्ट ऐसा होगा जो कि पब्लिक सेक्टर में होगा, मतलब पब्लिक सेक्टर की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर होगी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर अब मौका मिलेगा। अब ये बोल सकते हैं कि जो PSEs हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। मतलब अभी तक जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स थे उसमें हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही हैं, लेकिन अब जो है ये इनको प्राइवेटाइज्ड करके जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा। स्टेट्स के लिए एडिशनल रिसोर्सेज का भी बंदोबस्त किया है सेंटर ने, तो इसके तहत जो है स्टेट की बोरोइंग कैपेसिटी अभी जो 3% है उसको बढ़ा के 5% करने का कहा है फाइनेंशियल ईयर 21 में, और इसके वजह से 4.28 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो स्टेट्स को एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब 4.5 लाख करोड़ स्टेट्स को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे जस्ट 2% उनकी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ा देने की वजह से। और जो पार्ट ऑफ इन जो बोरोइंग का कुछ पार्ट है वो स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के तहत 4 एरियाज़ में उसको लिंक किया जाएगा। मतलब ये जो पैसे हैं ना उनको 4 जो सेक्टर्स हैं, कोर सेक्टर्स हैं, उनको कहा जाएगा कि इसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए इन पैसों से। वो क्या है, सबसे पहले 1 नेशन 1 राशन कार्ड है उसको यूनिवर्सलाइज कर देने का जो एक बहुत बड़ा टारगेट है वो करना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें वो पैसे लगने चाहिए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी जो रेवेन्यूज़ हैं उसके ऊपर ये पैसे खर्च होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है 5th स्टिमुलस पैकेज। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैनिंग क्लास 1 पेस्टिसाइड्स। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी एक नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किया है जिसके तहत क्लास 1 पेस्टिसाइड्स कौन कौन से, मोनोक्रोटोफोज, मेथोमाइल एंड कार्बोफ्यूरैन, ये 3 जो क्लास 1 पेस्टिसाइड्स हैं इनको बैन करने की बात की है। मतलब ये बैन हो चुके हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले आगे देखते हैं, इसके साथ साथ जो है 24 अदर पेस्टिसाइड्स भी बैन करने का प्रपोजल है इस ड्राफ्ट नोटिस में। क्यों इनको बैन करने की बात गवर्नमेंट बोल रही है? सबसे पहले जो क्लास 1 इंसेक्टिसाइड है ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर रहते हैं जो कि एक्सट्रीमली हेजार्डस रहते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए और हाईली हेजार्डस कैटेगरी में, मतलब एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम हेजार्डस और हाईली हेजार्डस कैटेगरी में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे इंग्रेडिएंट्स इन क्लास 1 इंसेक्टिसाइड में रहते हैं। अनुपम वर्मा कमेटी ने जो 2013 में बनी थी, उन्होंने 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया था जो हमारी कंट्री में यूज़ होती हैं लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में वो बैन है। तो ऐसे 66 पेस्टिसाइड्स में उन्होंने 13 को एक्सट्रीमली हेजार्डस पेस्टिसाइड जो है वो करार किया था, जिसको
और बोला था कि 2020 तक जो 6 अदर मॉडरेटली या जो हल्के तौर पे हैज़ार्डस हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करना है, फेज़ आउट करना है। और 27 केमिकल्स को रिव्यू किया था 2018 में। मतलब इन्होंने कहा कि 13 जो एक्सट्रीमली हैज़ार्डस पेस्टिसाइड्स है हमारे इंडिया में वो अभी भी यूज़ हो रहे हैं, जिनको बैन कर दिया जाना चाहिए। और जो 2020 तक 6 और ऐसे जो केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स हैं उनको हटाना चाहिए। तो ये था अनुपम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ऑन पेस्टिसाइड्स। LD स्टैंड्स फॉर लीथल डोज। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। अभी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जो है वो रिलीज़ हो चुका है। इसको रिलीज़ कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल हाइलाइट्स देखते हैं। सबसे जो FDI फ्लोज़ हैं, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, वो डिक्रीज़ होके 40% रह गई है। और ये 40% कितने इक्वल है, कितने पैसों के बराबर? वो है $1.54 ट्रिलियन। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2005 के बाद पहली बार ग्लोबल FDI जो है वो बिलो $1 ट्रिलियन जो है वो हो गई है। और FDI जो है वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो आगे जाके ये FDI और जाके गिरेगी, और कितने परसेंट से कितने परसेंट? 5 to 10%। और जो रिकवरी स्टार्ट होगी वो 2022 में होगी। इंडिया स्पेसिफिक हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। इंडिया को 2008 में 12th पोजीशन मिली थी और 2019 में 9th पोजीशन मिली है। जो इंडिया की FDI है वो 42 बिलियन US डॉलर से इंक्रीज़ होके 51 बिलियन US डॉलर 2009 में हो गई है। और एशिया में इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर आता है जिसके जो FDI जिसको सबसे ज़्यादा मिलती है। साउथ एशिया में जो FDI इनफ्लो है वो इंक्रीज़ करीब 10% हुआ है। और ये जो 10% की इंक्रीज़ है वो किसके बेसिस पे है? जो ग्रोथ हुई है इंडिया में उसको उसकी क्रेडिट जाती है। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 जो स्टेट है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना इज़ द सेकेंड, सिंगापुर इज़ द 5th एंड नीदरलैंड इज़ द 3rd। तो आप देख सकते हैं कि 2018 की रैंकिंग है, तो उसके हिसाब से इंडिया को 12th रैंक मिली थी। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इंडिया में पहली बार जो फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो रिलीज़ हुई है। और ये जो सर्वे है वो कौन रिलीज़ करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को जो उससे रिलेटेड डेटा है उसको ट्रैक करता है। और ये जो सर्वे है वो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो है वो कंडक्ट कराती है, लेकिन ये जो NSO है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। NSO जो पहले है वो ऐसे सर्वेस करा चुकी है करीब हर एक बार 5 सालों में एक बार ऐसे सर्वे हो चुके हैं। जो फर्स्ट रिपोर्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का वो कब पब्लिश हुआ था? जून 2019 में। और वो जो सर्वे था वो 2017-18 की जो डेटा थी वो उससे रिलेटेड थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस सर्वे का? जो अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स हैं और एम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स हैं, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ऐसे जो रेट्स हैं या इंडिकेटर्स हैं उनको अच्छी तरह से शो करना। कितने जो ये डेटा है वो किस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो कलेक्ट किया जाता है? इन द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर ये सारे डेटा जो है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे शो करती है फॉर द अर्बन एरियाज ओनली इन करंट वीकली स्टेटस। अब यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस में जो डेटा कैलकुलेट होती है वो ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स के लिए होती है, लेकिन ये अर्बन एज वेल एज़ रूरल एरियाज़ दोनों के लिए एनुअली होती है। तो आप देखिए कि अगर अर्बन एरियाज़ का देखें जो कि करंट वीकली स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है तो वो सिर्फ 3 मंथ के इंटरवल में होता है, लेकिन अगर एनुअली बात करें तो वो रूरल प्लस अर्बन दोनों के लिए सर्वे होता है, यूजुअल स्टेटस में भी और करंट वीकली स्टेटस में भी।
यहाँ पर देखिए कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.1% हो गई है 17-18 में, रूरल की 5.3 और अर्बन की 7.8। ये थोड़ा सा लेट डेटा जो 17-18 जो अभी रिलीज़ हुई है लेटेस्ट, वो 17-18 की डेटा ही बताती है PLFS, तो उसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.1% है। सर्वे की हाईलाइट थोड़ा देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जुलाई में 5.8% घट के हो गया, जो कि 6.1% था। ये आपने देखा कि 2018 की बात है। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.8 से 7.7 हो गया, और रूरल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 5.3 से 5% हो गया। मतलब जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घट के 5.8 हो गई है। जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो 35.3% हो गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 37.5% हो गई है। इनकी जो ये रेशो की बात जो कर रहे हैं उनका जो हम मीनिंग है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इम्प्रूव हुई है रूरल एज वेल एज अर्बन इंडिया में, जो अभी कितनी है 18.6 फीमेल पार्टिसिपेशन रेट अभी जो करंट है वो है। की टर्म्स देखते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है? ये वैसे लोगों की परसेंटेज होती है जो लेबर फोर्स के अंदर आती है। लेबर फोर्स क्या होता है? वैसे लोग या तो जो काम कर रहे हैं या फिर काम के लिए अवेलेबल हैं, उस पॉपुलेशन को लेबर फोर्स कहते हैं, और उसके अंदर जितने लोग परसेंटेज कितने हैं लोगों की, तो वो आ जाती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। ये कितने पीपल जो हैं एम्प्लॉयड हैं इन अ गिवन पॉपुलेशन, तो उसका जो रेट है या रेशो है वो वर्कर पॉपुलेशन रेशो कहलाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कितने परसेंटेज जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं लेबर फोर्स के अंदर जितने लोग हैं उसके कंपैरिजन, मतलब लेबर फोर्स के अंदर जो लोग हैं उसके अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। आप देख सकते हैं कि लेबर फोर्स के अंदर कैसे पॉपुलेशन आती है, जो वर्किंग है या जो अवेलेबल है काम के लिए या जो काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की पूरी जो एक ग्रुप है उसको हम लेबर फोर्स बोलते हैं। लेकिन इस लेबर फोर्स में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उसको अगर हम रेशो निकालें या फिर परसेंटेज निकालें तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहलाती है। अब एक्टिविटी स्टेटस और यूजुअल स्टेटस जो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा टर्म, उसके बारे में समझते हैं। ये एक पर्सन की एक्टिविटी के बारे में डेटा है जो लास्ट 365 डेज़, मतलब एक साल के अंदर एक पर्सन ने कितना काम किया है, उसको हम एक्टिविटी स्टेटस या यूजुअल स्टेटस के साथ जानते हैं। अब करंट वीकली स्टेटस को कि में बस यही डिफरेंस है कि जो 365 डेज़ था उसकी डेटा ना लेकर लास्ट 7 डेज़ 1 वीक में एक एम्प्लॉयड पर्सन की कितनी एक्टिविटी रही है वो जज की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जून 2020 रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है। 60 मिलियन पीपल जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के तरफ धकेले जा चुके हैं, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में ये लोग अब आ चुके हैं। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो वल्नरेबल काफ़ी बन चुकी हैं, और ये जो US यूरो एरिया या चाइना में जो कोविड-19 के चलते जो इफ़ेक्ट आई है उसकी स्पिल ओवर इफ़ेक्ट, मतलब उनका जो इफ़ेक्ट है वो EDMEs इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उनके ऊपर भी देखा जाएगा। और जो अभी सबसे टफेस्ट चैलेंज है जिसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है पोस्ट पैंडेमिक, मतलब ये जो पैंडेमिक है उसके बाद वो सेक्टर कौन सी है? फाइनेंसिंग एंड बिल्डिंग ऑफ प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेक्टर है उसको वापस खड़ा करना बहुत मुश्किल है, सबसे चैलेंजिंग। प्लंजिंग ग्रोथ, आप यहाँ एक इमेज देखिए, यहाँ पर हम समझेंगे कि हैवी पैंडेमिक टोल जो है वो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में है, जिसके जो सबसे बड़ी साइड इफ़ेक्ट या जो सबसे बड़ी लॉस में जो सेक्टर है वो है इनफॉर्मल सेक्टर। और कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से EMDE या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में बढ़ रही हैं।
अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो देखते हैं। इंडिया की जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 21 में वो 3.2% रहने की चांस है। जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, उसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो अच्छे से टेक ऑफ नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से जो ग्रोथ है वो रिड्यूस रहेगी, मतलब कम रहेगी। अब ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 5.2% 2020 में उसकी रेट रहेगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, और 90% जो इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की वो रिसेशन में चले जाएंगे। डाउनसाइड रिस्क क्या है? जो ग्लोबल आउटपुट है वो भी 8% तक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और यूरो एरिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन अपनी इकोनॉमी में देखेंगे एट 9.1%। जो रिकवरी है वो 3.1% के हिसाब से होगी, और फाइनेंशियल ईयर 21 में बांग्लादेश के बारे में स्पेशली मेंशन है कि वो 1.6% जो है वो ग्रो करेगा। यहाँ एस्टिमेटेड ग्रोथ परसेंट जो है वो दिखाई गई है। इंडिया की क्या है 2020 में -3.2 जो इकोनॉमी है वो नीचे गिर जाएगी, 2021 में 3.1% जो है वो ग्रोथ होगी।